नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। माइसेल्फ अमित कुमार फ्रॉम आईआईटी पटना, धुरना बैच सिलेक्शन नंबर 26। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक शानदार चैप्टर लेकर के आया हूं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इन वन शॉट वीडियो। पिछला वीडियो केमिस्ट्री में वो लेक्चर नंबर 26 है ना, ये लेक्चर नंबर 25 में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो मिला था। आई होप वो पूरा थ्योरी आप रिवाइज कर लिए होंगे। 48 मिनट का वीडियो था। आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो इंटू 2 के स्पीड में चले, इससे आपका भी टाइम सेव होगा। तो केमिकल काइनेटिक्स का आपको पता होगा, इसका पूरा थ्योरीज देखेंगे। 2 नंबर 5 नंबर के सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से आते हैं, उसका डेरिवेशंस क्या होते हैं, हम लोग सब चीज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये क्लास 12 का एनसीईआरटी के अनुसार चौथा चैप्टर है, चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी। इसको हिंदी में कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स है रासायनिक बल गतिकी। डिफिनेशन देखते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा उसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी कहा जाता है। अब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, सांद्रता, ताप हो सकता है, टेम्परेचर, दाब हो सकता है, प्रेशर, उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट हो सकता है। वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। वेग के आधार पर अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है फास्ट रिएक्शन या तीव्र अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो 1 सेकंड से भी कम समय में पूर्ण होती है, उसको फास्ट या तीव्र रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जितना भी आयनिक रिएक्शन होता है सबको फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का जब रिएक्शन होगा AgNO3 के साथ, तो बन जाएगा यहाँ पर NaNO3 और प्लस AgCl का PPT बनता है, व्हाइट PPT बनता है। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। उसके बाद होता है वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कुछ महीनों या कुछ वर्षों तक अभिक्रिया में प्रारंभ होने की जानकारी भी नहीं मिलती है, उसको वेरी स्लो रिएक्शन कहा जाता है। अब देखिए, इसका वेग भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगने में कितने महीने लग जाते हैं, कितने साल लग जाते हैं, तो इस रिएक्शन का हम वेग नहीं डिसाइड कर सकते हैं। स्लो रिएक्शन मतलब इसको मॉडरेट रिएक्शन कहा जाता है। इसको आप वेरी स्लो के ऊपर और जो फास्ट होता है उसके बीच में रख सकते हैं, मतलब फास्ट के नीचे और वेरी स्लो के ऊपर, तो इसको मॉडरेट रिएक्शन कहा जाता है। और इसी प्रकार के जो रिएक्शंस होते हैं उसके वेग मतलब उसके रेट के बारे में, उसके वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो कुछ मिनटों या कुछ घंटों में पूर्ण हो जाती है, उसको मंद अभिक्रिया यानी कि मॉडरेट रिएक्शन कहा जाता है। इसका वेग ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि मोलिकुलर रिएक्शंस, जितने भी आणविक रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि H2O2 ब्रेक होगा तो H2O प्लस O2 में, तो इसका आराम से हम यहाँ पर वेलोसिटी या रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस अध्याय में पूर्ण रूप से मंद अभिक्रियाओं का ही अध्ययन किया जाएगा। मैं आपको बताया हूं कि जो चैप्टर होगा, इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीटली मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही पढ़ रहे होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन का बात कर लेते हैं। एकांक समय में किसी अभिकारक रेट ऑफ रिएक्शन को वार से सूचित किया जाता है। एकांक समय में किसी अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर का वेग कहते हैं। मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम इज सेड टू बी रेट ऑफ कंसंट्रेशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर अभिकारक या उत्पाद का कंसंट्रेशन में जितना बदलाव होगा, मतलब ऊपर जितना कंसंट्रेशन में चेंज होगा बटा में टाइम। डेल्टा सी का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा डी का मतलब होता है टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा सी बटा डेल्टा डी कहा गया है। इसका ऐसा ही मात्रक देखिए, सी है कंसंट्रेशन, तो मोल पर लीटर हो जाएगा, तो मोल पर लीटर, और टाइम है तो सेकंड, तो ऐसा ही मात्रक मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। अब मैंने ऊपर जितना बात बताया है, इसी से आपका कितना सवाल बन जाएगा? 2 नंबर 5 नंबर सब। बस मतलब जिस किसी को भी ये थ्योरी याद हो गया, उसको कोई भी सवाल परेशान नहीं करेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे 2 नंबर का सवाल हो। एवरेज रेट का बात कर लेते हैं। तो कुछ निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहते हैं। यहाँ पर डेल्टा का यूज किया जाता है। आर एवरेज बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी बटा डेल्टा सी। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट के लिए, और ये प्रोडक्ट के लिए वो भी आएगा। देखिए, जहां कहीं पर भी अभिकारक का बात आता है वहां पर आप पहले से एक माइनस लगा दीजिएगा। माइनस इसलिए लगाएंगे कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे अभिकारक घटते जाएगा। अब प्रोडक्ट जहां कहीं भी होगा वहां पर प्लस लगा दीजिएगा। प्लस इसलिए लगाएंगे कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। तात्क्षणिक वेग या दर। अब देखते हैं जरा इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में।
तात्क्षणिक का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जब वहां पर एवरेज का बात था तो वहां पर डेल्टा लगाया गया था। तात्क्षणिक का मतलब जब इंस्टेंट टाइम पर पूछा जाए कि बताओ कि रेट में मतलब कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, तो इसलिए वहां पर हम डिफ्रेंशिएशन का यूज करते हैं। किसी निश्चित समय मतलब एकदम इंस्टेंट टाइम पर अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन के दर को उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या दर कहते हैं। तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है। फॉर्मूला लिखा गया है dc/dt। अगर रिएक्टेंट आएगा तो माइनस लगा देंगे, प्रोडक्ट आएगा तो प्लस लगा देंगे। अब जरा देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे दिखाएगा। मान लेते हैं कि A + B है और रिएक्शन हो गया C + D। इसके लिए लिखा था रेट लिखना है, तो रेट बराबर यहाँ पर लिखना है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और यहाँ पर लगाना है माइनस। देखिए इसके पहले जो भी कोफिशिएंट होगा उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। मतलब यहाँ पर जितना भी लिखा जाएगा उसका ठीक उल्टा करके माइनस लगा देना है। रिएक्टेंट है तो यहाँ पर रिएक्टेंट लिख देंगे बट यहाँ पर लगा देंगे माइनस। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट है तो यहाँ पर इसमें लग देंगे प्लस, यहाँ पर देंगे प्लस। प्लस क्यों लिखते हैं? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा इसका मात्रा बढ़ते जाएगा और इसका मात्रा घटते जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमने 100 ग्राम चावल खाना स्टार्ट किया। जब 100 ग्राम चावल खाना मतलब जब 100 ग्राम चावल हमारे थाली में रहेगा तो t = 0 पर वो थाली में रहेगा 100 ग्राम। जब मान लेते हैं कुछ टाइम हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा, तो 100 ग्राम में से हमने 40 ग्राम चावल खा लिया, तो 40 ग्राम जो चावल है वो हमारे जाएगा पेट में और 60 ग्राम रहेगा चावल में। जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे वैसे थाली का जो चावल है वो खत्म होते जाएगा, वो सारा चावल हमारे पेट में आता जाएगा। तो इसीलिए इसमें जहां जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन खत्म होते जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा। इसमें लगा देते हैं माइनस और इसमें लगा देते हैं प्लस। बहुत ऐसा केस आता है जिसमें यहाँ पर आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया रहेगा। इसके पहले जो कोफिशिएंट होगा इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब इसका उल्टा लेते हैं। तो n1 है तो 1/n1 और इसमें माइनस लगा देते हैं। उसके बाद dA/dt। यहाँ पर n2 है तो -1/n2, n2 में dB/dt। यहाँ पर m1 है तो 1/m1 × dC/dt बराबर m2 है तो 1/m2 × dD/dt। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं अभिकारकों की सांद्रता। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो वेग की संख्या, तो कणों की संख्या बढ़ने के कारण टकरों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके बीच होने वाले टकरों की संख्या भी बढ़ जाती है, अर्थात प्रभावी टकरें अधिक होती है, मतलब इफेक्टिव कोलिजन इसको कहा जाता है। अतः उत्पाद अधिक बनता है, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। नोट, 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर इसका वेग दोगुना बढ़ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री तापमान जैसे बढ़ाइएगा इसका वेग करीब करीब दोगुना बढ़ जाता है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बट ऐसा देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली। उत्प्रेरक का प्रभाव मतलब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। धनात्मक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा या बढ़ा देता है। बढ़ा दिया तो धनात्मक, घटा दिया तो ऋणात्मक। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है क्योंकि वह सक्रियण ऊर्जा, अब ये क्या होता है आगे आएगा आर्हेनियस के इक्वेशन में, को कम कर देता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। किसी गैसीय अभिक्रिया पर दाब बढ़ाने से आयतन घट जाता है, क्योंकि पता है प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घट जाएगा, बर्नौली का सिद्धांत होता है, जिसके कारण अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है या अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया बढ़ा दीजिएगा तो सरफेस एरिया बढ़ा देने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। अभिकारक अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। अभिकारकों की प्रकृति का प्रभाव, अब देखना पड़ता है कि वहां पर रिएक्टेंट कैसा है, द्रव है कि ठोस है कि गैस है। अब जो गैसीय होता है उसका रेट ज्यादा होता है, उससे कम होता है लिक्विड का, उससे कम होता है ठोस का। माध्यम की प्रकृति, अब नेचर ऑफ मीडियम भी देखा जाता है। आयनिक अभिकारक या ध्रुवीय अभिकारक मतलब पोलर रिएक्टेंट, अभिक्रिया का वेग ध्रुवीय विलायक में अधिक होता है जबकि अध्रुवीय विलायक मतलब पोलर में ज्यादा होता है, नॉन पोलर में कम होता है। विकिरण का प्रभाव मतलब इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, कुछ अभिक्रियाओं का वेग विकिरण के प्रभाव से बढ़ जाता है, जैसे कि H2 + Cl2 है, इसको अंधेरे में कराइएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे ये हवा के संपर्क मतलब हवा नहीं, लाइट के संपर्क, जैसे इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अब जरा बात कर लेते हैं रेट लॉ का। अब रेट लॉ क्या होता है? अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाली समीकरण को अभिक्रिया के वेग समीकरण या वेग नियम या रेट लॉ ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्शन हुआ, A of A + B of B gives प्रोडक्ट
यहाँ पर जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पर ए इसके पावर में x होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो लिखा हो वहीं पर यहाँ पर होगा, नहीं, ये बात नहीं होता है। वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और मोलिकुलर वैल्यू दोनों में अंतर होता है। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू के अनुसार अगर आप कहिएगा तो यहाँ पर छोटका मतलब स्मॉल ए लिखिएगा और यहाँ पर स्मॉल बी लिखिएगा, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कुछ और कहता है। एक्सपेरिमेंट बोलता है ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा हो तो यहाँ पर जो लिखा है कोएफिशिएंट वो यहाँ पर आएगा ही आएगा। इसलिए एक्स और वाई कहाँ से आता है, ये सब एक्सपेरिमेंट से आता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर वाई। आर मतलब होता है रेट, एक कांस्टेंट आएगा के जिसको कहा जाता है वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो रेट होता है, जो वेलोसिटी होता है, वेग स्थिरांक के और इनटू में जो कंसंट्रेशन होता है वो x के बराबर होता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई को जोड़ दिया जाता है। एक मिनट में इसको लिख करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है r बराबर k इंटू ए के पावर x इंटू बी के पावर y। यहाँ पर x प्लस वाई जो कि n के बराबर है, इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। अभिक्रिया को कोटि कहा जाता है। तो फिर x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a। y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब यहाँ पर a बराबर 1 मोल, b बराबर 1 मोल लेंगे तो यहाँ पर रेट जो होता है वो k के बराबर हो जाता है। इसको वेग स्थिरांक कहा जाता है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हो तो प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई होनी चाहिए। k का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। k का मात्रक होता है मोल के पावर 1-1, मोल के पावर 1-n, लीटर के पावर n-1, सेकंड के पावर -1। अभी हम आपको बताएंगे जब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आएगा तब। याद रखना है k बराबर मोल के पावर 1-n, लीटर के पावर n-1, सेकंड के पावर -1। अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग, मतलब कंसंट्रेशन का जितना भी पावर होता है उसका योगफल ही क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो x प्लस वाई को जोड़ दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, n, जिसको ऑर्डर कहते हैं। एक और तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या होती है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो समझिएगा कि उसमें रिएक्शन में 1 अणु भाग लेता होगा, सेकंड ऑर्डर है तो रिएक्शन में 2 अणु भाग लेता होगा, 0 ऑर्डर है तो रिएक्शन में कोई अणु भाग नहीं लेता होगा। यही बात है। x तथा y के मान a तथा b के समान नहीं, मतलब समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इससे भिन्न भी हो सकता है। यही बात है। अभिक्रिया की कोटि के लक्षण। कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं को शून्य, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब इसको 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्डर क्या है, मतलब कोटि क्या है, तो कोटि एक प्रायोगिक मान है। कोटि का मतलब होता है ऑर्डर। तो ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अर्थात किसी रासायनिक समीकरण को देखकर उसकी कोटि नहीं बताई जा सकती है। ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं कब से, रिएक्शन को देख करके हम नहीं बता सकते हैं कि वो किस ऑर्डर का है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। कोटि व अनियुक्तता, मतलब यहाँ पर ऑर्डर है और ये लिखा हुआ है मोलिकुलरिटी। याद रखिएगा, ये सवाल 5 नंबर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। ये है कोटि और ये है अनियुक्तता, ये है ऑर्डर और ये है मोलिकुलरिटी। के मान समान हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी जटिल अभिक्रिया कोटि सबसे मंदतम पद पर, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें जो ऑर्डर है वो RDS पे डिपेंड करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब कोटि का मान 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, बट मोलिकुलरिटी का मान, मतलब ये जो आणविक है, आणविकता का मान जब होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 से ज्यादा नहीं होता है। 0 ऑर्डर रिएक्शन, शून्य अभिक्रिया की कोटि। वह अभिक्रिया जिसका दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसको शून्य कोटि अभिक्रिया, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर फॉर्मूला, माना कि समीकरण है, R से P गया है, इसका जो रेट होगा K इंटू R के पावर N हो जाएगा।
आर का यहाँ पर कैपिटल आर का मतलब लिखा गया है रिएक्टेंट और पी का मतलब है प्रोडक्ट। यदि एन बराबर 0, क्योंकि ऑर्डर का मान 0 है तो एन का मान 0 लेना ही पड़ेगा, तो आर बराबर हो जाएगा के इंटू आर के पावर 1, तो के इंटू 1 बराबर के, तो आर बराबर हो गया के। जैसे कि जहां कहीं पर भी H आएगा तो समझ जाएगा कि वो 0 ऑर्डर का रिएक्शन होगा। H2 प्लस Cl2 H न्यू, इसका अगर रेट लिखिएगा तो के इंटू एक, क्योंकि 0 ऑर्डर है तो यहाँ पर सब 0 हो जाएगा। इन अभिक्रियाओं के लिए के का मान मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। देखिएगा कैसे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर्मूला क्या लिखा गया था, मोल के पावर 1 माइनस एन, लीटर के पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा तो n का मान हो जाएगा 0, तो मोल के पावर 1 माइनस 0 इंटू लीटर के पावर 0 माइनस 1 इंटू सेकेंड के पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये जो मोल पर लीटर पर सेकेंड है ये यूनिट ऑफ ए है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है। किसके लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये बात याद रखना है, यही चीज मैं आपको बता रहा था। अब जरा फॉर्मूला डेरिवेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है, मान लेते हैं कोई रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी, ए गिव्स प्रोडक्ट। तो यहां से अगर हम रेट का मान पूछे तो रेट बराबर क्या लिखिएगा, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए बटा डी टी, माइनस डी ए बटा डी टी के बराबर होगा। अब यही ROR मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, यही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए, चूंकि 0 ऑर्डर है तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो बराबर माइनस डी ए बटा डी टी हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर क्या लिखिएगा, के आई इंटू डी टी बराबर क्या लिखेंगे, माइनस डी ए, यानी कि माइनस डी ए बराबर हो गया के डी टी, मतलब डी ए बराबर हो गया माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन डी ए बराबर माइनस किया जाएगा बाहर, तो इंटीग्रेशन डी टी। अब इसमें बात कर लेते हैं t बराबर 0 पर, जैसे कि a है, a से मिल गया है p, एक बार बात करते हैं t बराबर 0 पर। तो a गिव्स प्रोडक्ट मिला है तो t बराबर 0 पर मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, तो फाइनल कंसंट्रेशन P हो जाएगा। अब t बराबर t पर बात कर लेते हैं, तो t बराबर t पर मान लेते हैं कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन बचेगा A, तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, A0 माइनस A, मतलब A0 क्या है, कंसंट्रेशन एट t बराबर 0, A क्या है, कंसंट्रेशन एट t बराबर 0, या A0 को हम इनिशियल कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। A0 क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर A क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन। तो जब टाइम का मान 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन A0 था, जब टाइम का मान t हो गया तो कंसंट्रेशन हो गया A। अब जैसे कि 100 ग्राम चावल खाने बैठे हैं, अब हमारे थाली में बच गया 40 ग्राम, तो खाए कितना, 60 ग्राम, तो 60 आया कहाँ से, 100 में से 40 घटा है। तो शुरुआत में कंसंट्रेशन था A0, अब बच गया है A, तो खर्चा कितना हुआ होगा, तो A0 माइनस A। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये सबसे आसान तरीका होता है, ये जल्दी आपको याद भी हो जाएगा, इसमें फंसिएगा नहीं, बस थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब ये सवाल समझिए कि क्लियर भी हो गया है। अब चूंकि इंटीग्रेशन डी ए किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है इंटीग्रेशन डी ए A0 से A तक बराबर, फिर होगा माइनस के इंटीग्रेशन डी टी, और ये जाएगा 0 से t तक। तो इंटीग्रेशन डी ए होता है A के बराबर, और लिमिट लगा है A0 से कहाँ तक, A तक, बराबर माइनस के इंटीग्रेशन डी टी होता है t के बराबर, लिमिट लगा है 0 से t तक।
ए के बदला में ए भर देंगे और माइनस हो जाएगा ए नॉट और बराबर हो जाएगा माइनस के, और टी के बदला में भर देंगे टी, माइनस हो जाएगा 0। अब चूंकि अगर सिंबल चेंज करेंगे तो ए नॉट माइनस ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर के इंटू टी। तो यहाँ से ओवरऑल फिर से हम फॉर्मूला बना सकते हैं ए बराबर ए नॉट माइनस के टी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन है, क्या है, एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब कहिएगा कि ना जी हम तो किताब में कुछ और देखते हैं, किताब में तो हम लोग देखते हैं के बराबर एक्स बटा टी लिखा हुआ रहता है। मानता हूँ आपकी बात, वो भी है, उस पर भी मैं आऊंगा। अब ए बराबर ए नॉट माइनस के टी है, तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफ। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ बनता है दो तरीका से। देखिए ए बराबर है ए नॉट माइनस के टी, एक इक्वेशन ये हो गया। एक और इक्वेशन बन सकता है ए माइनस ए नॉट बराबर माइनस के टी। तो यहाँ से ए नॉट माइनस ए बराबर हो जाएगा के टी। अब चूंकि ए नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआत में कितना कंसंट्रेशन लिया गया था। ए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, इसका रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन। तो फिर ए नॉट माइनस ए क्या हो जाएगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन मतलब कितना कंसंट्रेशन बच गया, सॉरी ए नॉट माइनस से क्या हो जाएगा, कितना कंसंट्रेशन खर्चा हुआ। ए नॉट माइनस ए का मतलब होता है कितना कंसंट्रेशन खर्च हुआ, क्योंकि जो कंसंट्रेशन बचा हुआ है उसको तो मैंने ए बोला हुआ है यहाँ पर, जिसको फाइनल कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। तो शुरुआत में है ए नॉट, अब बचा हुआ है ए, दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये जो ए नॉट माइनस ए है, ये कितना कंसंट्रेशन खर्चा हुआ, तो जितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बनेगा उतना ही खर्चा हुआ होगा। तो ए नॉट माइनस ए को मान लिया जाता है एक्स। तो वही आप लोग किताब में देखते हैं, लिखा हुआ रहता है ए नॉट माइनस ए। तो ए नॉट माइनस ए के बदला में लिख देते हैं एक्स, तो एक्स बराबर आ जाता है के टी, यानी कि के बराबर आ जाएगा एक्स बटा टी। दो प्रकार का, देखिए यहाँ पर दो प्रकार का ग्राफ मिलेगा। एक मिलेगा ए बराबर ए नॉट माइनस के टी के आधार पर, और एक और समीकरण यहाँ पर आया है एक्स बराबर के टी के आधार पर, एक्स बराबर के टी के आधार पर। यहाँ पर ए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, के रेट कांस्टेंट है, एक्स क्या है, ए नॉट माइनस ए के बराबर है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। चलिए ग्राफ बनाइए। ए बराबर ए नॉट माइनस के टी है, और चूंकि y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी पर उसको दिखाया जाएगा। तो ग्राफ बना लेते हैं ना, ऐसे ग्राफ बनते हैं। अब चूंकि इसमें है x बराबर के टी, तो ग्राफ होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर c का मान आ जाएगा 0। जब y बराबर एम एक्स प्लस सी ग्राफ बनाते हैं तो ये तो y एक्सिस है और ये रहता है x एक्सिस, तो यहाँ पर y के बदले में आएगा कुछ और। जब ग्राफ बनाया जाएगा तो ग्राफ बनेगा कंसंट्रेशन A, और यहाँ पर mx प्लस सी है, तो A बराबर ए नॉट माइनस के टी लिखा हुआ है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं A बराबर माइनस के टी प्लस ए नॉट। अब कंपेयर कर देंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। y को जहां पर काटेगा उसको y इंटरसेप्ट कहा जाता है, तो c का मतलब क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट, और x मतलब x एक्सिस पर कौन आएगा, टाइम। तो जब ग्राफ बनेगा कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन है अब वर्सेस टाइम, जब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा तो क्या होगा, अगर आप इसमें ग्राफ बनाइएगा तो c का मान 0 हो गया, तो y पर कौन रहेगा, x, मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रहेगा। तो याद रखिएगा, इसीलिए किताब में ग्राफ दो तरीके से बनाए जाते हैं, तो आपको दोनों ग्राफ याद रखना है। ऐसा बात नहीं है कि एक ग्राफ सही रहता है दूसरा ग्राफ गलत रहता है, दोनों ग्राफ सही रहता है, दोनों का कंडीशन अलग अलग होता है। अब लिखा हुआ रहता है कि निम्नलिखित में से कौन जीरो ऑर्डर के लिए सही ग्राफ बना हुआ है, तो वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर किसके किसके बीच में ग्राफ बनाया गया है।
कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो यहाँ पर किसका कंसंट्रेशन लिया गया है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया गया है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ बनेगा तो क्या होगा, अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का ग्राफ और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर जरा इसके बात कर लेते हैं। देखिए जब भी C का मान 0 होता है तो ग्राफ हमेशा मूल बिंदु से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, और x पर t है तो देख लेते हैं स्लोप। तो स्लोप अगर प्लस में है तो ग्राफ जाता है एकदम ऐसे, तो स्लोप अगर प्लस में है तो ग्राफ ऐसे जाएगा। अगर स्लोप माइनस में होता तो ग्राफ मतलब ऐसे जाता, ऐसे। तो यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर t है तो मतलब x एक्सिस पर टाइम आ गया है, लेकिन स्लोप का मान यहाँ पर माइनस में है, तो स्लोप का मान माइनस में है तो ग्राफ ऐसे जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा और ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो यही दो प्रकार के ग्राफ हमको किताब में देखने के लिए मिलता है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब जरा बात कर लेते हैं टी हाफ का। टी हाफ क्या होता है, मतलब कि वैसा टाइम, वैसा समय जिसमें रिएक्टेंट का आधा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, उसे टी हाफ या हाफ लाइफ, अर्ध आयु कहा जाता है। अब हाफ लाइफ को टी हाफ से भी सूचित कर सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, या टी 50% भी लिखा जा सकता है। अब अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए टी हाफ का मान अलग अलग आता है। तो जरा देख लेते हैं टी हाफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ, अब चूंकि हमने लिया था ए था और ए से एक प्रोडक्ट बना था टी, तो टी बराबर 0 पर इसका कंसंट्रेशन का मान था ए नॉट और ये था ए। अब टी बराबर टी हाफ ले लेते हैं, मतलब आधा टाइम। तो आधा टाइम पर तो ये आधा खत्म हो गया होगा, तो बचा कितना होगा, ए नॉट बटा 2, और बना कितना होगा, ए नॉट बटा 2। अब चूंकि इक्वेशन क्या होता है, ए बराबर ए नॉट माइनस के टी, तो ए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना बच गया है, ए नॉट बटा 2 बच गया है, बराबर ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये तो हमेशा ए नॉट ही रहेगा, माइनस के, और टी के बदले में क्या लिखेंगे, टी हाफ। तो के टी बराबर हो जाएगा ए नॉट माइनस ए नॉट बटा 2, तो के और टी हाफ है इंटू टी हाफ बराबर हो जाएगा ए नॉट बटा 2। तो टी हाफ का यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा ए नॉट और बटा में हो जाएगा 2k। तो टी हाफ का फॉर्मूला बन गया ए नॉट बटा 2k। मतलब ये बात हम कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का वैल्यू होता है ए नॉट और बटा में आ जाएगा 2k। तो यानी कि जब टी हाफ का वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का मान इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ए नॉट के सीधा समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा समानुपाती होता है। मतलब एक बात ये भी लिख सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का मान कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। जीरो ऑर्डर का पहचान भी मैंने आपको बता दिया था, तो दिस इज ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। वीडियो को बैक कीजिएगा, आप देखिएगा बार बार जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के एक अणु या एक मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहचान होता है
इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर कोई रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मतलब अगर कोई रिएक्शन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है तो समझिए कि पक्का वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब जरा इसका ड्राइवेशन देख लेते हैं, एक्सप्रेशन देख लेते हैं, प्रूफ की बात कर लेते हैं। या एक भी होता है इक्वेशन या एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब चूंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे कि अगर ए गिव्स प्रोडक्ट है तो रेट बराबर क्या हो जाएगा के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर में क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट का यूनिट किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, मोल के पावर 1 माइनस एन इंटू लीटर के पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर है तो n बराबर कितना हो जाएगा 0। तो मोल का पावर 1 माइनस 1 इंटू लीटर के पावर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स मतलब मंथ इनवर्स, आवर्स इनवर्स, वीक इनवर्स, ईयर इनवर्स, यहाँ पर जैसा समय दिया जाएगा उसके हिसाब से लिखा जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा था ए गिव्स प्रोडक्ट, तो इसका रेट हमने लिखा R बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसके पावर में आ जाएगा 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, समीकरण 1। या यहाँ से हम R यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस DA बटा DT लिख सकते हैं, ये हो गया समीकरण 2। अब चूंकि आप जानते हैं कि अगर ए से P बना है तो T बराबर 0 पर इसका कंसंट्रेशन होगा A0 और प्रोडक्ट होगा 0, और T बराबर T पर ये फाइनल कंसंट्रेशन A तो बना कितना होगा A0 माइनस A। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या कर सकते हैं, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर माइनस DA बटा DT। फिर से वही बात आ जाएगा, बाकी आपको पता है मैं जैसे जीरो ऑर्डर में किया था वैसे यहाँ पर भी मैं कर दूंगा, खत्म हो जाएगा। तो K इंटू A बराबर माइनस DA बटा DT हो गया। तो यहाँ से KT बराबर माइनस DA बटा A भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप स्क्वायर ब्रैकेट हटा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को बताता है, लगे या ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, K dt है। एक मिनट जरा इसको अच्छा से देखो, माइनस DA बटा DT बराबर माइनस DA बटा D माइनस DA बटा A बराबर K dt, मतलब कि DA बटा A बराबर माइनस K dt। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से DA बटा A है इंटीग्रेशन, माइनस के कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन। जब टाइम का मान 0 था तो कंसंट्रेशन कितना था A0 था, तो यहाँ पर लिख देंगे A0। जब टाइम का मान T हो गया तो कंसंट्रेशन कितना हो गया A, टाइम का मान जब T हो गया तो कंसंट्रेशन हो गया A। और चूंकि इंटीग्रेशन DA बटा A किसके बराबर होता है, log A के बराबर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा log A, लिमिट लगेगा कहाँ से A0 से A तक। अब यहाँ पर बेस में E लिखा गया है बराबर माइनस K, और इसका तो हो जाएगा T और यहाँ 0 से T, तो ये बराबर हो जाएगा log A माइनस log A0 बराबर माइनस KT। अगर यहाँ से एक मिनट नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, ये सब ठीक लिखा हुआ इंटीग्रेशन DA बटा A log A A0 से A log A माइनस log A, ठीक है। log A माइनस log A0 बराबर माइनस KT, बेस में था E, यहाँ पर बेस में था E, तो यहाँ से क्या लिखेंगे log A0 बेस में E माइनस log A बेस में E, साइन बदल दिए तो यहाँ पर आ जाएगा KT। KT बराबर आ जाएगा तो फिर हम लिख सकते हैं, अगर इसको इधर लाएंगे इसको इधर लाएंगे तो log A0
बेस में ई माइनस के टी बराबर लॉग ए बेस में ई। तो ओवरऑल लिख सकते हैं कि लॉग ए बेस में ई बराबर लॉग ए नॉट बेस में ई माइनस के टी। तो मुझे यहाँ पर एक बात बताना था, अगर मैं जीरो ऑर्डर का बात करता हूँ और जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने लिखा था ए बराबर ए नॉट माइनस के टी। ये किसके लिए था? जीरो ऑर्डर के लिए था। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल सा है, बस जहां जहां ए होगा वहां आप लॉग लगा दीजिए, एकदम सिंपल। मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा था। क्योंकि ये बराबर ए नॉट माइनस के टी है, तो यहाँ पर ए के बदले में क्या लिख देंगे? लॉग हो गया बराबर, यहाँ पर ए नॉट है तो फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे? लॉग ए नॉट, और फिर यहाँ पर बेस में कितना हो जाएगा? ई और माइनस क्या हो जाएगा? ये किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं जरा। लॉग ए बराबर लॉग ए नॉट बेस में ई और माइनस क्या हो जाएगा? के टी। तो y बराबर क्या होता है? एम एक्स प्लस सी, तो सी प्लस क्या लिख देते हैं? एम एक्स। तो ग्राफ बनाइएगा, देख लीजिए सी का मान कितना है? लॉग ए नॉट, और किसके बीच में ग्राफ बनेगा? लॉग ए के बीच में ग्राफ बनेगा और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा। स्लोप कैसा है? निगेटिव है। निगेटिव स्लोप का ग्राफ ऐसे बनता है। तो टाइम यहाँ पर हो जाएगा, और चूंकि ये जो सी इंटरसेप्ट है, इस सी इंटरसेप्ट का मान कितना हो जाएगा? लॉग ए नॉट। एक और ग्राफ बना था निगेटिव स्लोप। तो यहाँ पर y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो फिर मैंने क्या था यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट है, ये जो इंटरसेप्ट मैंने बनाया है, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए नॉट के बराबर हो जाएगा। बस वहां पर वही बात था, इंटरसेप्ट का मान हो जाएगा लॉग ए नॉट सी। अब ऐसे ग्राफ बनता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अभी ग्राफ बनाने का और भी तरीका होता है। अब चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग ए बेस में ई बराबर लिखा हुआ है लॉग ए नॉट बेस में ई माइनस के टी। के टी को जरा इधर लाते हैं, तो के टी बराबर हो जाएगा लॉग ए नॉट और बेस में है ई, और माइनस इधर आ जाएगा लॉग ए और बेस में है ई। तो के टी बराबर, अब लॉग ए माइनस बी है तो लॉग ए माइनस बी बराबर होता है लॉग ए बटा लॉग बी। ये हो जाएगा लॉग ए नॉट बटा ए और बेस में यहाँ पर बेस में ई है, तो चूंकि लॉग एक्स और बेस में ई बराबर होता है 2.303 लॉग एक्स और बेस में 10। मतलब अगर लॉग के बेस में ई है और उसको 10 में बदलना चाहते हैं तो 2.303 से गुना कर दीजिए। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बटा ए अब इसमें आ जाएगा 10। तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गया, के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बटा ए बेस में 10। यही होता है एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ से एक और लिखा जा सकता है, के बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बटा ए और बेस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे भी ग्राफ मतलब ऐसे भी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, फिर डायरेक्टली टी बराबर में लिख सकते हैं 2.303 लॉग ए नॉट बटा ए बेस में आ जाएगा 10। इक्वेशन हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन क्या होता है? तो जैसे कि मान लेते हैं कि ए प्लस बी बना होगा, तो टी बराबर 0 पर कितना होगा? ए नॉट। अब प्रोडक्ट कितना होगा? 0। टी बराबर टी पर ये कितना बचा होगा? ए नॉट बटा 2। प्रोडक्ट कितना बना होगा? ए नॉट बटा 2। अब चूंकि इक्वेशन क्या होता है, के बराबर के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट और बटा में क्या हो जाएगा? ए। तो के और टी के बदले में क्या रखेंगे? टी हाफ। तो टी यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाफ बराबर 2.303 और ये हो जाएगा लॉग ए नॉट के बदला में कितना रखेंगे? ए नॉट बटा ए नॉट, तो ए नॉट ही रहेगा। ए के बदला में कितना रखेंगे? ए नॉट बटा 2
ये नोट कट जाएगा, तो के इंटू फिर आ जाएगा टी हाफ बराबर 2.303 और यहाँ पर आ जाएगा लॉग, 2 चला जाएगा ऊपर और बेस में यहाँ पर लिखा हुआ है 10, तो के इंटू टी हाफ बराबर 2.303 इंटू इसका वैल्यू होता है 0.3, तो के इंटू टी हाफ बराबर ये करीब करीब आ जाएगा 0.693 के बराबर। तो फिर क्या लिखाएगा, टी हाफ बराबर 0.693 और बटा में आ जाएगा के। सिंपल सा इक्वेशन है, टी हाफ बराबर 0.693 बटा के। अब देखिए यहाँ से चूंकि टी हाफ, एक मिनट नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ बराबर आया है 0.693 और बटा में आ गया है के। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि टी हाफ कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का मान, टी हाफ का मान किसी भी चीज पर, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज हमेशा आपको याद रखना है, जीरो ऑर्डर में करता है बट टी हाफ में नहीं। तो यहाँ पर मैंने पूरा जीरो ऑर्डर बता दिया, पूरा फर्स्ट ऑर्डर बता दिया। अब देखते हैं आगे क्या है। बाकी ये सब अपना देख लीजिएगा, ये सब का डिस्क्रिप्शन में आपका दे दिया जाएगा। के बराबर 1/t मैंने बता रखा है। ए नॉट बटा 2 के टी हाफ का फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये सब एग्जाम्पल लिया गया है, के का मात्रक है, इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, के टी बराबर लॉग फिर 2.303 से गुना किया गया है, तो यहाँ पर एक बन गया है 2.303 टी हाफ 0.693 बटा के। देखिए ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, हमेशा इनकम्प्लीट ही मिलता है। मोलिकुलरिटी की बात कर लेते हैं। अब देखिए जब रिएक्शन होता है तो मतलब कोई जैसे कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो अगर जब भी कोई रिएक्शन होगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे रिएक्टेंट जितने अणुओं से टकराते हैं डायरेक्टली, वो भी इफेक्टिव कोलिजन जितने से होता है उसको मोलिकुलरिटी कहा जाता है। किसी संतुलित सरल रासायनिक संकरण में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता या मोलिकुलरिटी कहते हैं। जैसे कि 2HI है, इसमें रिएक्टेंट का कितना भाग लिया है 2, तो इसका मोलिकुलरिटी का मान हो जाएगा 2। अब H2O2 प्लस हाफ मतलब हाफ O2 है, तो इसमें देखिएगा H2O2 गिव्स H2O प्लस हाफ O2 है। इसमें H2O2 का मतलब ये रिएक्टेंट है तो इसका कितना अनुभाग लिया है 1, तो इसका मोलिकुलरिटी का भाग होगा, इसका मोलिकुलरिटी का मान हो जाएगा 1। अब एक होता है एकाणुक अभिक्रिया, मतलब जिस अभिक्रिया की आणविकता 1 होता है उसको एकाणुक बोलते हैं, जिसका जैसे कि H2O हो गया। आप ये तो सब आसान सा डिफिनेशन है। अब अंतर क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी पर, मतलब मोलिकुलरिटी और रेट ऑफ रिएक्शन पर, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि पर। इसको क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। मोलिकुलरिटी को थ्योरेटिकल हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बट ये एक्सपेरिमेंटल होता है। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, बट इसका मान 0, माइनस, प्लस कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा होल नंबर हो सकता है, इसका मान या तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, बट इसका मान कुछ भी हो सकता है। इसका मान हमेशा प्लस में होता है, इसका मान प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिसको छद्म या आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहा जाता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 परंतु आणविकता 1 से अधिक होती है, उसको आभासी एकाणुक अभिक्रिया या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर CH3CO C2H5 लिया गया है। ये कार्बन की संख्या कितना है 1, 2, ब्यूटेनोइक एसिड है। अब प्लस H2O है,
अब ये टूट जाता है, किस में टूट जाएगा, एसिटिक एसिड इथेनॉल में टूट जाएगा। टूट जाएगा तो यहाँ पर जो H2O होता है इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, सॉरी इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। जब इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन नहीं के बराबर होता है। तो नहीं के बराबर होता है, जब हम रेट लिखते हैं तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो केवल यही भाग लेगा, तो केवल यही भाग लेगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। लग रहा है कि इसमें दो दो, मतलब इसका मोलिकुलरिटी का मान 2 है, तो इसका ऑर्डर भी 2 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। देखिए मोलिकुलरिटी 2 है बट इसका ऑर्डर कितना है, 1। आर्हेनियस इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण प्रस्तुत की जिसे आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। K बराबर A इंटू E के पावर माइनस E बटा RT। ए क्या है, तो आर्हेनियस कांस्टेंट इसको कहा जाता है, या इसको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट या कंपनाबिलिटी कांस्टेंट कहा जाता है। En क्या है, संक्रियण ऊर्जा, N की एक्टिवेशन एनर्जी है। R क्या है, तो R है यूनिवर्सल गॉस कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T क्या है, टेम्परेचर। अगर T बढ़ेगा तो माइनस ये बटा RT का मान घटेगा, मतलब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बाकी आप आर्हेनियस इक्वेशन याद रखिए। K बराबर K बराबर A इंटू E के पावर माइनस E बटा RT। अब जरा इसमें कैलकुलेशन में करके आपको दिखा देता हूँ। आर्हेनियस इक्वेशन K बराबर A इंटू E के पावर माइनस E बटा RT होता है। आर्हेनियस का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ग्राफ बनेगा। मतलब इस एनर्जी को कहा जाता है इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी। अब ये ग्राफ किसके किसके बीच में बनता है, तो ग्राफ बनेगा एनर्जी और वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब ये जो एनर्जी कहलाता है इसको ये कहते हैं, ये का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ACTI VA एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। थ्रेशोल्ड मतलब इसके पास जितना पहले से एनर्जी होता है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। तो ये पूरा एनर्जी कहलाएगा टोटल एनर्जी। ये ग्राफ बनता है, मतलब मोटा मोटी मैंने आपको ग्राफ बना दिया है जो कि परीक्षा के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेशन देख लेते हैं। K बराबर A इंटू में E के पावर माइनस ये बटा RT। दोनों तरफ लॉग लीजिए तो लॉग के बेस में E, लॉग A I के पावर माइनस ये बटा हो जाएगा RT और बेस में हो जाएगा E। लॉग के और बेस में E बराबर यहाँ पर आ जाएगा लॉग A I इंटू में E अब प्लस लॉग, मतलब लॉग A इंटू बी बराबर लॉग A प्लस लॉग बी होता है। तो लॉग E के पावर माइनस E बटा RT और बेस में E। लॉग के बेस में E बराबर लॉग A बेस में E। लॉग का पावर आ जाता है नीचे तो माइनस E बटा RT, फिर हो जाएगा लॉग E बेस में E और इसका मान होता है 1। तो बन जाएगा यहाँ पर लॉग के बेस में E बराबर हो जाएगा लॉग A बेस में E माइनस ये बटा RT। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ लॉग के प्लस ये बटा RT बराबर लॉग A। इसके बीच में एक अच्छा सा ग्राफ भी बनता है। अगर इसको अपसेट कीजिएगा y बराबर mx प्लस c पर, y बराबर mx प्लस c, तो ग्राफ बनेगा किसके बीच में, लॉग A बेस में E। और यहाँ पर x में कौन होगा, तो x में होता है 1/2। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, एक मिनट मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड में लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इक्वेशन क्या था,
log k प्लस EA बट्टा RT बराबर log A बेस में E, यानी कि log A बेस में E बराबर फिर यहाँ पर EA बट्टा R इंटू 1/T प्लस log K। इसको सेट किए जरा, y बराबर mx प्लस c, तो x में आ जाएगा 1/t। ग्राफ बनाइए जरा ऐसे, ये तो ग्राफ था, यहाँ पर किसके बीच में ग्राफ बनेगा, तो log a x पर कौन होगा, तो 1/t, और चूंकि यहाँ पर c क्या हो जाएगा, log k। अब ये भी देखना है कि स्लोप कैसा होगा, तो स्लोप होगा पॉजिटिव, इसका ग्राफ जाता है कुछ ऐसा, और ये जो इंटरसेप्ट है, इस इंटरसेप्ट को क्या कहा जाएगा, log k। और लेट अस सपोज ये एंगल बना लिया थीटा, क्योंकि जो स्लोप होता है वो tan थीटा का भी बराबर होता है, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये बटा r के बराबर, तो थीटा बराबर किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स ये बटा r के बराबर। ये ऑल अबाउट आर्हेनियस इक्वेशन होता है। अगर आपसे आर्हेनियस इक्वेशन पूछा तो ये सारा चीज बनाना पड़ेगा। अब जरा इसमें देखते हैं, उससे इक्वेशन को और मॉडिफाई करते हैं। log k प्लस ये बटा RT बराबर log k प्लस ये बटा t बराबर log a लिखा हुआ है, तो बराबर log a बेस में e। जब टेम्परेचर होता है T1 तो रेट कांस्टेंट होता है K1, जब टेम्परेचर होता है T2 तो रेट कांस्टेंट होता है K2। तो यहाँ से पहला टेम्परेचर के लिए लिख सकते हैं log K1 प्लस ये बटा R T1 बराबर हो जाएगा log A। ठीक है, जब टेम्परेचर K2 रहेगा, जब टेम्परेचर T2 रहेगा तो यहाँ पर लिखा है log K2 प्लस ये बटा R T2 बराबर log A। अब इसमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर हम घटा लेंगे तो इक्वेशन 2 यहाँ पर लिखा हुआ है log K2 माइनस फिर आ जाएगा log K1 प्लस लिखा हुआ है EA डिवाइडेड बाई RT2 और माइनस हो जाएगा EA डिवाइडेड बाई RT1 बराबर, दोनों घट जाएगा तो आ जाएगा 0। और इस चीज के बदला में हम लिख सकते हैं log K2 बटा K1 बराबर, फिर इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा ये बटा RT1 माइनस ये बटा RT2। यहाँ पर बेस में E लिखा हुआ है, log बेस E K2 बटा K1 बराबर ये बटा R 1/T1 माइनस 1/T2, यानी कि log K2 बटा K1 बेस में E बराबर ये बटा R 1/T1 माइनस 1/T2 यहाँ पर लिखा गया है। तो चूंकि इस बेस को क्या करते हैं कि 10 में बदल देते हैं, जिसमें 2.30 से गुणा करना पड़ेगा, तो log K2 बटा K1 और बेस E के बदला में आ जाएगा 10 बराबर ये बटा R 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ पे हो जाएगा log K2 बटा K1 बराबर ये बटा 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये भी एक इक्वेशन होता है जिसको कहा जाता है आर्हेनियस इक्वेशन फॉर 2 टेम्परेचर्स। ये आपका आर्हेनियस इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर मैंने सब चीज़ आपको बताया है। तो यहाँ पर पूरा केमिकल काइनेटिक्स समाप्त हो गया। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।